उनकी बातों से लोगों को लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अगली बार टक्कर ना दे। मैं तो मोदी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्या पता आपके लिए अगला कैंडिडेट ना हो प्राइम मिनिस्टर के अगले आपके। मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी और इस सेंटर की गवर्नमेंट से डर लगने लगता है। ये तो किसी को मरवा भी सकते हैं जिस हिसाब से ये बात करते हैं। ये गुंडा राज है, मैं आपको सीधा मेरे वर्डों में गुंडा राज है। नौजवान अपने किरदार पे डाल के पर्दा, अपने किरदार पे डालकर पर्दा हर एक शख्स कह रहा है कि जमाना खराब है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन और मैं हूं आपका अपना मेजबान मुदस्सिर मुगल। नाजरीन, अगर बात करें नौजवानों की तो आए दिनों ऐसे वीडियोस भी निकल के सामने आते हैं और हमारी आंखों के सामने ही वो मनाजिर रहते हैं कि नौजवान आए दिनों जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो फ्रेमवर्क्स हैं, उनके खिलाफ एहतजाज करते हैं। हत्ता कि अभी कोरोना महामारी चल रही है, फिर भी नौजवान जो हैं वो एहतजाज उनका जारी रहता है। तो नाजरीन, आज इसी सब पे बात करने के लिए, जम्मू और कश्मीर की सियासत के ऊपर बात करने के लिए और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट कुंवर यशुवर्धन जी मौजूद हैं। तो आज हम इनसे ही गुफ्तगू करके जानेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर क्या वाकई में एक तजुर्बागाह बन के रह चुकी है। तो सर, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ यूएनटी में। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कालाकोट में आए और यहाँ के बारे में देखा। और सबसे पहले मैं आपका भी धन्यवाद करूँगा कि आप ग्राउंड रियलिटी में जाते हैं और लोगों की मजबूरियों को सुनते हैं। इसके मैं आपके चैनल का और आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज़ के लिए। सर, सबसे पहला सवाल रहेगा, क्या जम्मू कश्मीर वाकई में एक तजुर्बागाह, एक लैबोरेटरी बन के रह चुकी है? क्यों आए दिनों हम देखें, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हों, चाहे गवर्नर्स हो, उनका तबादला हो जाता है और जम्मू कश्मीर की सियासत में जो उथल पुथल है वो हमें आए दिनों देखने को मिलती है। क्या वाकई में हमारे साथ ये एक मजाक किया जा रहा है, हम महज तजुर्बे करने के लिए रह चुके हैं? पहले तो कभी मैं सोचता था कि एक सपना है। आप खुद एक समझदार है, यहाँ के नौजवान साथी समझदार है। आपने आज तक कभी देखा है किसी स्टेट को यूटी बनते हुए? यूटी से स्टेट होती है, प्रमोशन होती है किसी की, डिमोशन कभी नहीं होती। ये हम लोगों के साथ बद्दा मजाक कर रही है ये जो सेंटर में सरकार बैठी हुई है। और कभी आपने देखा है कि अभी जब से गवर्नर उड़ा है 3 गवर्नर चेंज हो गए, अभी चौथे गवर्नर आ गए। अगर भारतीय जनता पार्टी को एक चीज पता ही नहीं चलती कि कौन सा गवर्नर इनके लिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर इनके लिए काबिल है, और इनके स्टेट प्रेसिडेंट हर दिन ये स्टेट में अपना आदमी अपना आदमी अपना आदमी, ये कहने का क्या मकसद है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से पूछना चाहूंगा, ये बद्दा मजाक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्यों? अगर आपको 370 हटाया, आपने 35 से हटाया, वो चलो आपने आपने बोला था कि हटाना है, पर यूटी से स्टेट से यूटी, ये तो बद्दा मजाक है। तो मैं सोचता हूँ कि ये लोगों की जज्बातों के साथ खेला जा रहा है, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ और जम्मू कश्मीर के नौजवान साथियों के साथ। क्योंकि मैं युवा लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि युवा लोगों के साथ यहाँ पे बद्दा मजाक हो रहा है जम्मू कश्मीर। जैसे सर आपने 370 के हवाले से बात की, तो आप क्या समझते हैं कि जो प्री एब्रोगेशन पीरियड था और पोस्ट एब्रोगेशन पीरियड है, हालात कितने मुख्तलिफ हैं माजी से? क्या कोई बेहतरी आई हालात के अंदर? सर 370 जब इन्होंने हटाया था, इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम ऐसे करेंगे, ये होगा वो होगा। आप देखिए जब से 370 और 35 हटा है, क्या कोई नौकरी आई? क्या युवाओं को कोई फायदा हुआ? कोई यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ ज्यादा हुई? कुछ नहीं हुआ। एक जो स्पेशल स्टेटस जो महाराजा साहब ने जम्मू कश्मीर को दिया था वो उन्होंने छीना और लोगों को उसका नुकसान है। कुछ लोगों को अभी पता नहीं चला, उनको आने वाले वक्त में उनको पता चलेगा, नौजवान साथियों को पता चलेगा, जो मेरी जनरेशन के साथी है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। हमारे लोग, मैं ये नहीं कहता कि हमारे लोगों में टैलेंट की कमी नहीं, जम्मू कश्मीर के लोग और मेरे युवाएं बहुत टैलेंटेड है, पर बाहर के लोगों के साथ हमें मुकाबला करने के लिए अभी वक्त लगेगा, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो बाहर के लोगों के पास है। आप महाराष्ट्र चले जाए, आप पूना चले जाए, आप दिल्ली चले जाए, वहाँ के लोगों को एक्सपोजर है क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज थी वैसी। तो कल को जब हमारा बच्चा यहाँ से आईएएस का वहाँ पे कंपटीशन करेगा तो एक मुश्किल है, बड़े हालात में मुश्किल है। तो मैं ये एक चीज़ आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि ये नुकसान है युवा पीढ़ी का, और आने वाले वक्त में ये चीज़ हमें पता चलेगी आने वाले वक्त में कि इसका क्या नुकसान हुआ है। तो सर जैसे आपने बात की कंपटीशन के हवाले से कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं वो टैलेंटेड तो हैं, लेकिन हमारे वो जो फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया नहीं है। हमारे पास जो
वो फैसिलिटीज हैं, हमें एक्सपोजर नहीं मिल सकता। अब देखो सर कि बात होती है 4G के हवाले से, 4G के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की हुई हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। तो आप क्या समझते हैं ये जो ट्रायल बेसिस के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हटाई गई हैं, क्या ये सही फैसला है? क्या पूरे जम्मू कश्मीर को 4G से महरूम रखा गया? क्या ये वाकई में सही है? क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए 4G के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? सर मिलिटेंसी तो पहले भी थी, हम रजौरी पुंछ के रहने वाले, हमने 2002 की मिलिटेंसी भी देखी, खतरनाक पीरियड भी देखा है, पर कभी इंटरनेट बंद नहीं हुआ। अब आज मुझे आप खुद बताएं, जब मैंने आपसे पहले आपने मेरे से सवाल पूछा, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फैसिलिटीज, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो पढ़ेंगे नहीं तो कैसे कंपटीशन में जाएंगे? अब जैसे आज की डेट में आपको पता है कोरोना वायरस एक डेंजरस बीमारी है जो हमें लोगों के बीच में नहीं जाना है, वो मुश्किल है, उस चीज़ की हमें मुश्किलात आ रही है। तो उस टाइम के लिए हमें ऑनलाइन पढ़ना है ना, तो ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे? हर मेरे रजौरी पुंछ के बच्चे के पास वाईफाई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के थ्रू पहुंचाना चाहता हूँ, वाईफाई हर बच्चे के घर पे नहीं लगा, हर बच्चा कैसे पढ़ेगा? और जहाँ पे जैसे आप 2G की ही बात कर ले, कहते हैं कि 2G से पढ़ सकता है, कैसे पढ़ सकता है? अब रजौरी के एरिया में चले जाए, अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के ख्वास एरिया में चले जाए, क्या वहां पे 2G की फैसिलिटी प्रॉपर है? आप खुद जाके वहां देखिए, बच्चों को मुश्किलात हो रही है पिछले 1 साल से, और 1 साल से उनका भविष्य 5 साल पीछे चला गया है। फिर आप बोलते हैं कि हम दिल्ली के बच्चों के साथ मुकाबला करें, पूना के बच्चों के साथ मुकाबला करें, गुजरात के बच्चों के साथ मुकाबला, क्या ये चीज़ जायज़ है? मैं आपके चैनल से लोगों से पूछूं, जो ये चीज़ जायज़ है? 1 साल से हमें 4G की फैसिलिटी नहीं मिली, उसके बाद ये कहते हैं कि कंपटीशन करो बाहर के बच्चों के साथ। बाहर तो इंटरनेट पूरा चल रहा है प्रॉपर, उनको तो पूरी फैसिलिटी है। अगर वो कोरोना वायरस में लोग घर बैठे हैं, वो तो पढ़ रहे हैं ना घर बैठ के, हमारा बच्चा तो दर बदर हो रहा है, वो मुश्किलात है। और ये मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्यों कर रहे हैं, हमारे बच्चों के जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। ये मुझे लगता है नौजवानों को मतलब तंग करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। सर जैसे आपने भारतीय जनता पार्टी के कहा कि नौजवानों को तंग करना चाहती है, और नौजवान जब अपनी मुश्किलात लेके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय रविंद्र रैना जी, उनके पास जब जाते हैं तो उनकी तरफ से ये बयान आता है कि मेरे साथ छोटे मोटे जो मामले हैं, जो छोटे मोटे मुद्दे हैं, उनके ऊपर बात ना की जाए तो बेहतर है, मेरे साथ नेशनल, बैनुल अक़वामी और अंतर्राष्ट्रीय सतह के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बात की जाए। तो आप क्या समझते हैं, अगर रविंद्र रैना जी अंतर्राष्ट्रीय सतह के मसलों के ऊपर बात करेंगे तो हम जो गरीब गुरबा का तबका है, जो छोटे मोटे हमारे मसले हैं, हम किसके पास जाएं? सर जो छोटे मोटे जो मुद्दे हैं उसके लिए हम बैठे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नौजवान पीढ़ी, गरीबों की मुश्किलात। जैसे आपने रविंद्र रैना जी की बात की, वो कहते हैं मुझे सेंटर इंटरनेशनल बातें की जाए, वो इंटरनेशनल बातें कर रहे हैं, नेशनल बातें कर रहे हैं। मुझे तो कभी दुख होता है, और मुझे लगता भी है, क्या पता अगली जो चुनाव आनी है, पार्लियामेंट की जो चुनाव है, क्या पता वो मोदी साहब को टक्कर ना दे आगे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में। जैसी वो बातें करते हैं, ये मेरा मानना नहीं है, उनकी बातों से लोगों को लग रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब को अगली बार टक्कर ना दे। मैं तो मोदी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्या पता आपके लिए अगला कैंडिडेट ना हो प्राइम मिनिस्टर के अगले आपके खिलाफ, जिस हिसाब से वो बातें करते हैं। हम तो नहीं किसी के लिए बोलते, तो अगर उनको सेंटर की बातें करनी थी तो उन्हें एमएलए की इलेक्शन मुशायरा से क्यों लगी? उनको पार्लियामेंट इलेक्शन लड़नी थी यहाँ से जब जुगल किशोर शर्मा जी जीत के गए यहाँ से, तो रविंद्र रैना जी को यहाँ से लड़नी थी। तो आज वो दिल्ली बैठे होते, वहाँ पे सेंटर में मिनिस्टर बैठे होते, और आराम से वहाँ मिनिस्टर की फैसिलिटी वहाँ पे लेते। ये बातें बोलना मुझे लगता है वो नौजवान साथियों को सोचते हैं हम नालायक हैं, हम पागल हैं। गरीब लोगों को आज मुश्किलात है। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट रजौरी की बात करूँ, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, लोगों तक फैसिलिटी नहीं, पानी की मुश्किलात, बिजली की मुश्किलात, रोडों की कंडीशन बहुत बुरी है। और ये लोग आते हैं, फित्ते काटते हैं, जो लोग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम 2014 से पहले बनी है, उसमें अपनी नेम प्लेट लगा के चले जाते हैं। बस सियासत यहीं तक है, सियासी रोटियां सेकते हैं खाली। इनको बोलो ग्राउंड रियलिटी में कुछ करो। अगर ये ग्राउंड रियलिटी में कुछ करेंगे, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अपने कर्म करते जाओ और फल की आशा मत करो। मैं कोई इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वर्कर हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब का एक सिपाही हूँ, और मैं अपनी पार्टी के लिए दिन रात काम करने के लिए तैयार हूँ। पर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती जब ऐसी बातें मुझे सुनने को मिलती है रविंद्र रैना जी से कि हम मेरे से छोटी बातें मत करो, नेशनल की बातें करो, इंटरनेशनल बातें करो। मैं रविंद्र रैना जी से एक चीज़ आपके माध्यम से पूछूंगा, जनाब आपको एमएलए बनाया मुशायरा से लोगों ने, कितना वोट दिया आपको? कम से कम उन लोगों की तो सोचो। हम
यहाँ के रजौरी में कालाकोट और रजौरी के और दरार के लोगों को छोड़ो, निशारा वालों की, सुंदरबनी निशारा वालों की तो सोचो, उन्होंने आपको एमएलए बनाया। आप ऐसी ऐसी बातें करेंगे। आप एक स्टेट प्रेसिडेंट है, और जो स्टेट प्रेसिडेंट होता है उसकी जो बात होती है वो सोने की लकीर होती है मेरे हिसाब से। जो पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट होता है वो बात ही मजाक करते हैं, फिर मीडिया वालों को बोलते हैं मैं कभी गलती से कुछ बोल देता हूँ। आपने सुना होगा ये बात। मतलब मुझे समझ आता स्टेट प्रेसिडेंट को हमेशा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए बोलने से पहले। ये पंचायत की इलेक्शन नहीं है, आप स्टेट प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी जो आप सेंटर में है। आप बोलने से पहले सोचा करें, अगर नहीं सोचते तो आप शीशे के सामने प्रैक्टिस किया करें बोलने से, कि सोच समझ के, क्योंकि जो चीज वो बोलते हैं युवाओं को दिल पे लगती है, और अगर युवा रोड पे निकल गया तो रविंद्र रैना जी को पता चलेगा कि आप क्या गलत बोलते हैं। मैं आपके माध्यम से ये चीज उनके तक पहुंचाना चाहता हूं। सर, आपने रविंद्र रैना जी की गलतियों को भी गिनवा दिया, और आपने ये भी कह दिया कि छोटे मोटे मसलों पे और आम व्यक्तियों के जो मसले दरपेश आते हैं उनके लिए यूथ नेशनल कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पे बैठी है। लेकिन सर, रविंद्र रैना जी का ये भी साफ कहना है कि आज अगर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई खराबी है, आज अगर जम्मू कश्मीर के अंदर फलाह बहबूदी में कोई रुकावट आ रही है तो वो महज पिछली सरकारों के गुनाह हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, महज पिछली सरकारों की जो गुनाह है ये वो है। तो आप इस विषय में क्या कहते हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? गुनाह तो हम ही करते हैं भाई, रविंद्र रैना जी को खुश करो। गुनाह तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी सारी पार्टियां करती है, वो और भारतीय जनता पार्टी ठीक है। आप मुझे बताएं 2014 के चुनाव में लोगों ने किसको मौका दिया? भारतीय जनता पार्टी को दिया ना रियासत में यहाँ हुकूमत बनाने के लिए। उन्होंने पीडीपी के साथ हुकूमत बनाई। उन्होंने मुझे आज बताओ उन्होंने 3 साल में ऐसा क्या काम किया है? जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा, पूरे हिंदुस्तान की भी बात नहीं करूंगा। क्या काम किया उन्होंने 2014 से पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी? मैं आपको काम गिना सकता हूँ। कभी आप मेरे पास टाइम निकाल के आए, बड़ा इंटरव्यू करेंगे, मैं आपको एक एक चीज नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त की, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जगह कालाकोट की, मैं आपको एक एक चीज गिना सकता हूँ डेवलपमेंट का काम हुआ है कालाकोट में। ऐसा क्यों कहते हैं वो कि काम नहीं हुआ? उनको बहाना चाहिए दूसरी पार्टी ऑपोजिशन के खिलाफ बोलने का, और वो ठीक है बोले, आप काम करके दिखाए ना, लोग हमें बाहर निकाले। हमसे कुछ छोटी सी गलती हुई तो 2014 में लोगों ने हमें हुकूमत में नहीं लाया। आज हम काम कर रहे हैं लोगों के, आज हमारे पे पावर नहीं है पर हम लोगों के बीच में बैठे हैं, मदद कर रहे हैं लोगों की। पर रविंद्र रैना जी ये बार बार क्यों बोलते हैं कि गुनाहों की सजा? अगर गुनाहों की सजा है तो सजा को आप ठीक कर सकते थे ना, आपकी तो सेंटर में हुकूमत है। आपने क्यों किया? आपने क्यों, मैं कालाकोट की बात करूंगा, आपने कालाकोट को केंद्रीय विद्यालय में इग्नोर क्यों किया? अब तो आप बड़ा बड़ा बोलते हैं कि गलती होगी। श्योर, ये कालाकोट से श्योर रोड है, इसकी बद्दी हालत है। आधा एरिया रविंद्र रैना जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, आधा कालाकोट की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। क्यों इग्नोर किया? जब एमपी साहब यहाँ से जीत के गए थे, उन्होंने नौजवानों से यहाँ वादा किया था कि अगर मैं पार्लियामेंट जीत के जाऊंगा तो मैं सबसे पहले कालाकोट से रोड बनाऊंगा। कहाँ के वो वादे? आप वादे करें तो वो सही, हमारी कुछ बात हो तो बस आप बोलो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, ये चीज नहीं होती। हाँ, अब ग्राउंड रियलिटी में काम देखें। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आज आप कालाकोट आए, आप कालाकोट की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमे आके, अब देखिए कि 2014 से पहले जो काम हुए थे आज काम वहीं रुके हुए हैं। आज 6 साल हो गए, कोई सिंगल डेवलपमेंट नहीं हुई। आप सिंगल डेवलपमेंट देखे, जहां रोड नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में बनी थी वहीं बनी है, जहां तहसीलें नेशनल कॉन्फ्रेंस बना के गई थी वहीं बनी है, जहां हॉस्पिटल बने थे वहीं हॉस्पिटल है, स्कूल अपग्रेड जहां हुए थे वहीं है, हैंडपंप जो बनाए थे वही है, बिजली के ट्रांसफार्मर वो लगाए थे वही है। हाँ, एक चीज हुई है, आज हैंडपंप खराब है, ठीक करने वाला कोई नहीं है। ट्रांसफार्मर 2-2 महीने खराब रहते हैं, ठीक करने वाला कोई नहीं। ये चीज उन्होंने की है कि ट्रांसफार्मर को। जब मैं आपको एक चीज हर टाइम में मीडिया को बोलता हूँ कि हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, मेरा कहने का मतलब मैं ये नहीं कहता कि मुझे कोई इलेक्शन लड़नी है, जब मुझे कोई इलेक्शन चुनाव लड़ना है तो मैं बड़ा हूँ। मैं कहता हूँ कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का भला तभी होगा वहां का लोकल रिप्रेजेंटेटिव बात करेगा आके उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। आज की डेट में जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बात किसी की नहीं सुनती है, किसी की नहीं सुनती है। और गरीब बंदा बेचारा जो 50 किलोमीटर उठ के रजौरी जाएगा किसी से बात करने, उस बेचारे गरीब की बात कौन सुनेगा? वो 500 रुपए किराया खर्च के जाएगा, आप खुद बताए, पूरा दिन तोड़ेगा, गाड़ी लेगा, किराया खर्चेगा, दिन को रोटी खाएगा, उसकी बेचारे गरीब बंदे का काम नहीं होगा। अगर लोकल रिप्रेजेंटेटिव हो उसके बिहाफ में उसके लोग जाते हैं, टीम जाती है, वो काम होता है। तभी मैं बार बार बोलता हूँ ये चुनाव कराने में क्यों डरते हैं? अगर इन्होंने काम किया है तो लोग इनको वोट देंगे, ये हुकूमत बनाएंगे।
ये बार बार कहते हैं बस लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल बनाओ। आज कितनी देर हो गई है? ये इलेक्शन चुनाव कराए ना, आप सवाल क्यों नहीं पूछते भारतीय जनता पार्टी से? आप क्या चाहते हैं कि चुनाव यूटी के अंदर ही होने चाहिए कि स्टेटहुड मिलना चाहिए? नहीं, पहले स्टेटहुड मिलना चाहिए, फिर चुनाव होने चाहिए। तो अगर यूटी के अंदर चुनाव होते हैं तो आप क्या कहते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड? वो मेरी पार्टी का फैसला है, मेरे लीडर का फैसला है, उमर अब्दुल्ला साहब का फैसला, फारूक अब्दुल्ला साहब का फैसला है। हम एक छोटे वर्कर है पार्टी के, हम इस चीज के लिए नहीं बोल सकते। वो जो पार्टी फैसला करेगी वो पार्टी बेहतर फैसला करेगी, पर हम आज की डेट में डिमांड करते हैं कि हमें स्टेटहुड चाहिए और वो प्रायोरिटी है। 3500 और 370 की जो लड़ाई है वो हमारे कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं हमारी पार्टी, पर जो स्टेटहुड है वो तो बनती है, हमारी डिजर्व करते हैं। आप किसी भी डोगरे से पूछे जाके जनाब जम्मू जाए, किसी भी डोगरे से पूछे वो बोलेगा 370 हमें 370 नहीं, हमें स्टेटहुड चाहिए। पहले किसी भी डोगरे से पूछे 370 और 335 है कि कानूनी लड़ाई लड़ रही है हमारी पार्टी। और सर कानूनी लड़ाई तो है, लेकिन कहीं ना कहीं 370 एब्रोगेशन होने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान द्वारा बड़े बड़े ये दावे किए जाते थे जी ऐसे कैसे टूट जाएगा 370, ऐसे कैसे 35A की एब्रोगेशन हो जाएगी। तो सर कहाँ गए वो वादे? सर आपको मैं याद कराऊं, जब इन्होंने 370 और 35 तोड़ा था, हमारे लीडरों को नजरबंद किया था। अगर जनाब को जेल में रखा जाए, जनाब क्या कर सकते हैं आके? इनकी स्ट्रेटेजी थी, इन्होंने गुंडे तरीके से 370 और 35 तोड़ा है। इस पर मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि जब एक साल हमारे लीडर अंदर रहे, एक साल, अभी भी हमारी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स अभी नजरबंद है, तो ये सही वक्त नहीं है इस टाइम हम सड़कों में आके प्रोटेस्ट करें इस चीज के लिए। कानून लड़ाई लड़ेगी हमारी पार्टी। आपका क्या कहना है कि कहीं ना कहीं नौजवानों की या लीडरान की आवाज को दबाया जाता है? सर जरूर दबाए जा रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं एज ए नौजवान, नॉट अ नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कर, एज ए नौजवान मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी और इस सेंटर की गवर्नमेंट से डर लगने लगता है। ये तो किसी को मरवा भी सकते हैं जिस हिसाब से ये बात करते हैं। ये गुंडा राज है, मैं आपको सीधा मेरे वर्डों में गुंडा राज है। नौजवान पीढ़ी, नौजवान लोगों के साथ कहाँ गए वो बड़े बड़े नौकरियों के वादे? मैं नौजवान साथियों से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए वो नौकरियों के वादे जो बड़े बड़े करते थे कि हम इतनी नौकरियां दे देंगे जम्मू कश्मीर में? कहाँ है नौकरियां? वो बेचारे बच्चे जो थोड़े बहुत इंजीनियरिंग करके आए थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले, उनको भी बंद कर दिया उनका काम भी। वो भी थोड़े बहुत काम करते थे, चलो अपनी रोजी की रोटी कमाते थे, उन नौजवान साथियों को भी उन्होंने उनका भी काम बंद कर दिया। कहाँ गए बड़े बड़े फैसले? भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ है, इनकी कन्नी और कथनी में फर्क है। मैं आपको ये चीज बताऊं, करते कुछ है, बोलते कुछ और है, मुझे समझ नहीं आती। और बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारा इसलिए नाम लेते हैं क्योंकि हम काबिल है, हमारी पार्टी काबिल है, बार बार तभी हमारा नाम लेते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। यशु जी, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा आपसे, जैसे कि आप एक नौजवान लीडर हैं और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स अभी भी काफ़ी सारी परेशानियों से दो चार हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फीस स्ट्रक्चर आता है उसमें जितने भी चार्जेस हैं, चाहे वो लाइब्रेरी चार्जेस हैं, चाहे वो पार्किंग चार्जेस हैं, वो सारे चार्जेस उनसे लिए जा रहे हैं। तो जबकि नौजवान उन फैसिलिटीज को अवेल ही नहीं कर रहा, तो आप वीसी साहब से क्या अपील करते हैं इसमें? मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा भी कि मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से खुद पढ़ा हूँ और मैं जम्मू यूनिवर्सिटी का NCSU का प्रेसिडेंट भी रहा। उस टाइम भी बड़े मसाइल होते थे तो हम वीसी साहब तक जाते थे और मसलों का हल करते थे, पर आज वक्त नहीं है क्योंकि आज नौजवान आ नहीं सकता। जो किश्तवाड़ में लड़का बैठा है वो जम्मू आके थोड़ी बात करेगा इस टाइम, जब पुंछ वाला या रजौरी वाला नहीं जा सकता। आपको पता है कोरोना वायरस की महामारी है तो मुश्किल है, एक दो बंदे जाते हैं, बात करके आते हैं। तो मेरी वाइस चांसलर साहब से बहुत ही अच्छी रिक्वेस्ट होगी कि जनाब यूनिवर्सिटी फंक्शनिंग नहीं कर रही तो आप फीस किस चीज़ की ले रहे हैं? आप फीस आधी कर दीजिए। अगर आप बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, 50% फीस करें जिससे नौजवान साथियों को, क्योंकि उसमें मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको, क्योंकि मैं वहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, इसमें स्पोर्ट्स के चार्जेस भी होते हैं, आपके पार्किंग चार्जेस भी होते हैं और भी आपकी रिलेक्शन जो एक्टिविटीज होती है उसके चार्जेस होते हैं। अगर आप उसको माइनस करो तो हमारी फीस 50% बन सकती है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे और वीसी साहब चाहे, क्योंकि इन दोनों के पास पावर होती है। फीस 50% बना दीजिए कि अगर आप फुल माफ नहीं कर सकते 50% करें और बाकी बच्चों को, मैं तो वीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा उनकी मुझे कोई स्टेटमेंट नहीं आए कि 4G तो चलना चाहिए, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और दूसरा मजाक किया इन्होंने कि एक डिस्ट्रिक्ट में 4G हम स्टार्ट करके वो देखेंगे तो बाकी हम बाद में देखेंगे। ये मुझे समझ नहीं आया इन्होंने क्या है। 4G खोले सर, टाइम है, बच्चों का पढ़ने का टाइम है इस टाइम, 4G खोले। और मैं अंत में एक चीज़ आपको आपके मीडिया के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सच्चाई को सामने लाए,
सच का साथ दे। मैं तो नौजवान साथी को यही बोलूंगा, सच का साथ दे, सच्चाई को सामने ले। जहां हम गलत है आप हमें बोले, जहां दूसरा गलत है उसको गलत बोले। और मैं आपके चैनल का अंत में एक बार शुक्रिया अदा जरूर करूंगा, क्योंकि आप ग्राउंड रियलिटी में जाते हैं। आज आप कालाकोट आए और आप कालाकोट जब यहाँ से निकलेंगे, आपने आगे भी जाना 2-3 जगहों में, आप देखें ग्राउंड रियलिटी की भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कालाकोट। आप जाके देखें खुद यहाँ पे। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट कुंवर यशुवर्धन सिंह जी। और इनका साफ ये कहना है कि 4G रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो महज एक बद्दा मजाक है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। और इनकी यह भी अपील है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से और वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी से कि अगर आप पूरी फीस माफ नहीं कर सकते स्टूडेंट्स की, तो कम से कम 50% जो फी वेव है वो बच्चों को दी जाए। और इनका ये भी कहना है कि दूसरों के जो गुनाह हैं, दूसरों के